नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पप्पू सिंह प्रजापत की बुक से। उसी में हमारा पहला टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। उसके 2 क्लासें पहले हो चुकी है, आज तीसरी क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिक्कों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार करें। उत्कीर्ण डाई-स्ट्रक सिक्के, अनुत्कीर्ण डाई-स्ट्रक सिक्के, आहत या पंचमार्क सिक्के, अनुत्कीर्ण ढलवां सिक्के। निम्न विकल्पों को सही कालक्रम अनुसार चयन कीजिए। इसमें जो सबसे प्राचीन जो सिक्के है वो है आहत पंचमार्क सिक्के। आहत पंचमार्क सिक्के। दूसरे स्थान पर जो है वो है अनुत्कीर्ण ढलवां सिक्के। तीसरे स्थान पर जो आएंगे वो आएंगे अनुत्कीर्ण डाई-स्ट्रक सिक्के, और चौथे स्थान पर आएंगे वो आएंगे उत्कीर्ण डाई-स्ट्रक सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। टेशियस का इंडिका ये जो है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का है। फायान 399 से 414 ईस्वी में भारत आए थे। येजिंग 7वीं शताब्दी और अल-बिरूनिया जो 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए में 2 में 1, 3 में 3 और 4 में 4। ए नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। टेशियस का इंडिका चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, फायान 399 से 414 ईस्वी, येजिंग 7वीं शताब्दी ईस्वी और अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी। टेशियस एक ईरानी राजा का राजवैद्य चिकित्सक था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का। यह कभी भारत नहीं आया। इसने भारत पर इंडिका तथा फारस पर पर्शिका नामक इतिहास लिखा। फायान चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत की यात्रा की तथा फो क्यो की बौद्ध देशों का वृत्तांत नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। इत्सिंग चिजिंग नामक यात्री 672 से 688 ईस्वी के मध्य भारत भ्रमण पर रहा। अल-बिरूनी की रचना किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद या भारत की खोज 11वीं शताब्दी ईस्वी का दर्पण कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पंचमार्क सिक्के सबसे पहले भारत में पाए गए। बिल्कुल सही बात है ये। ऐसे सिक्के जिन पर उन्हें जारी करने वाले शासक के नाम चित्र छपा हो सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने जारी किए थे। नहीं, ये गुप्त शासकों पहले भी जारी हुए थे, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तीसरा ऑप्शन, कुषाण नरेशों ने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। हाँ, ये बात सही है। चौथा ऑप्शन, भारत ग्रीक सिक्के परवर्ती शासकों के लिए आदर्श बन गए। ये भी बात सही है। तो इसका बी नंबर एक गलत हो जाएगा। ए सी और डी यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंडो ग्रीक शासकों की भारतीय मुद्रा प्रणाली को देन, सांचे में ढलाई, मुद्रा लेखों का प्रयोग, शासकों की आकृतियां, गुफा अक्षर, मोनोग्राम, देवी देवताओं की आकृतियों का अंकन, इंडो ग्रीक सिक्के भारतीय या ईरानी संस्कृतियों के साथ हेलेनवादी संस्कृति का मिश्रण के प्रतीक। कभी कभी इन पर हेलेनवादी देवी देवताओं के स्थान पर पक्षियों या भारतीय देवियों की आकृतियां अंकित की गई। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम अभिलेख युक्त शासक की आकृतियां युक्त सोने के सिक्के जारी किए। पश्चिमोत्तर भारतीय प्रदेश में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के मिनांडर ने प्रचलित किए। सांचे में ढालकर मुद्राएं बनाने की विधि भारतीयों ने यूनानियों से सीखी थी। अल-बिरूनी की
कृतियां इतिहास के निम्नलिखित वर्गों में से किस में अपना अद्वितीय स्थान रखती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अंतर सभ्यता स्वांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साहित्यिक स्रोतों के रोमिला थापर द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सन्निहित इतिहास इम्बेडेड हिस्ट्री के वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर 1 मिथ, ऑप्शन नंबर 2 इतिवृत्त कॉर्निकल, ऑप्शन नंबर 3 महाकाव्य और ऑप्शन नंबर 4 वंशावली जीनियोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, इसलिए इसमें चारों ऑप्शन सही है। रोमिला थापर ने 2 स्वरूपों अभिव्यक्त इतिहास और अंतर्निहित इतिहास के बीच अंतर स्पष्ट किया। अंतर्निहित या सन्निहित इतिहास यह वह इतिहास है जिसके अंदर से ऐतिहासिक चेतना को चुन छांट कर निकालना पड़ता था, जैसे मिथक, एपिक, वंशावली आदि। यह वंश समाज से संबंधित है। अभिव्यक्त इतिहास, इस इतिहास में एक आत्म सचेत ऐतिहासिक चेतना एवं अधिक प्रमाण प्रतिबिंबित होते हैं। यह इतिहास राज्य समाज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है? सुत्त पिटक, जातक पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है और मिलिंद पिनो जो है वो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है। पाली भाषा में संकलित धर्म सिद्धांत तर बौद्ध साहित्य मिलिंद पनो मिलिंद प्रश्न 1ली शताब्दी ईसा पूर्व नागसेन द्वारा रचित है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक बिंदुओं पर प्रश्नोत्तर है। प्राचीन ग्रंथों में मिलिंद पनो ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें नंद राजवंश का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त कथा के कई अंश मिलिंद पन्होस में मिलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अभिलेखों के विन्यास और इसके क्षेत्र यह संकेत करते हैं कि यहाँ कोई प्राचीन रंगशाला थी। सीताबेगा, यह स्वाभाविक रूप से शासकों की उपलब्धियों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। तो यह परिस्थितियों में उस काल के शिलालेखों में कठोर कराधान तथा अन्य अपकर्षों के विरुद्ध किसानों के विरोध का उल्लेख मिलता है। राजराज तृतीय, इसमें अनेक शास्त्रीय रासों में संगीत स्वरों की जानकारी मिलती है। कुड्डू मिलाई मलई, तो इसमें चारों ऑप्शन है जो सही है, सही सुमेलित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। अभिलेखों के विन्यास और इसके क्षेत्र यह संकेत करते हैं कि यहाँ कोई प्राचीन रंगशाला थी। यह स्वाभाविक रूप से शासकों की उपलब्धियों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। प्रशस्त्या, उस काल के शिलालेखों के कठोर कराधान तथा उन अपकर्षकों के विरुद्ध किसानों के विरोध का उल्लेख मिलता है। राजराजा तृतीय, इसमें अनेक शास्त्रीय रागों में संगीत स्वरों की जानकारी मिलती है। कुड्डू मिलाई मलई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भरत मुनि द्वारा रचित रंगमंच प्रस्तुतियों में से संबंधित एक विस्तृत ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। यह कालिदास द्वारा रचित नाटकों में से एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका संबंध मुख्यतः काव्य शास्त्र से है। काव्यदर्श, यह भारतीय खगोल विद्या की एक प्रभावशाली पुस्तक है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पाणिनि ने सदा सर्वदा के लिए संस्कृत की प्रकृति का विनिश्चय किया है तो मनु ने सदा सर्वदा के लिए हिंदू आचरण का विनिश्चय किया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बी राघवन का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत के प्राचीन विद्वान है उनकी
रचना से सुमेलित नहीं है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, भवभूति ने मालती माधव लिखी थी, कल्हण ने राज तरंगिनी लिखी थी। लेकिन देवी गुप्त चंद्रम है जो कालिदास की नहीं है, ये विशाख दत्त की है। देवी गुप्त चंद्रम भी विशाख दत्त की है और मुद्रा राक्षस भी विशाख दत्त की है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन है जो गलत हो जाएगा। विशाख दत्त गुप्तकालीन नाटककार थे जिन्होंने संस्कृत में मुद्रा राक्षस और देवी गुप्त चंद्रम की रचना की। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का सर्वप्रथम प्रमाण देवी गुप्त चंद्रम में ही है। यह नाटक अपने मूल रूप में अब प्राप्य नहीं है। इसके कुछ अंश रामचंद्र और गुणचंद्र की रचना नाट्य दर्पण में मिलते हैं। मानसार ग्रंथ निम्नलिखित किस विषय की चर्चा करता है? तो मानसार ग्रंथ जो स्थापत्य की चर्चा करता है। निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने शूल सूत्र की रचना की थी जिसमें गणित के मूल संकल्पना की चर्चा की गई है? तो वो बोधायन थे। शूल सूत्र कल्प सूत्र की अनुक्रमणिकाएं को भारतीय गणित शास्त्र तथा ज्यामितीय रेखागणित का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। शूल का अर्थ होता है माप। विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेदिकाएं बनाने के नाप जोख के विधान में शूल सूत्रों की रचना की गई। शूल सूत्रों में उन सिद्धांतों को प्राचीनतम अभिव्यक्ति पाई गई है जिन्हें बाद में हम पाइथागोरस का प्रमेय के नाम से ज्यामिति में जानते हैं। शूल सूत्रों में ही किसी वृत्त के वर्ग में रूपांतरण की विधि बताई गई है। रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा विकास का श्रेय बोधायन नामक सूत्रकार को जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम वर्गमूल जैसी संख्याओं को अप्रमेय मानते हुए उनका अधिकतम शुद्ध मूल्य ज्ञात किया। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस 540 ईस्वी के नाम से प्रचलित प्रमेय का स्पष्ट ज्ञान सदियों पहले बोधायन को था, जिसे शूल प्रमेय या चित्ती प्रमेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विशाख दत्त, देवी गुप्त चंद्रम, ये सही है। आर्यभट्ट लघु जातक, तो लघु जातक जो आर्यभट्ट की रचना नहीं है। पालकाप्य हस्तायुर्वेद, ये सही है। और वराहमिहिर सिद्धांत, ये भी सही है। लघु जातक जो है वो वराहमिहिर की है। लघु जातक वो वराहमिहिर की है और सिद्धांत भी ये भी वराहमिहिर की है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो जाएगा। लघु जातक, वराह जातक, योग यात्रा, वृद्धिवाद पटल, विवाह पटल, पंच सिद्धांतिका, वृद्धि यात्रा फल, यह वराहमिहिर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 की पुस्तकों को सूची 2 के लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहली जो पुस्तक है वो है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की है। काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की है। विशुद्धि मग, ये बुद्ध घोष की है। और कादम्बरी जो बाण भट्ट की है। चारों ही सुमेलित हैं। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। विक्रम संवत के प्रारंभ तथा शक संवत के प्रारंभ में लगभग कितना अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत और ईस्वी संवत के मध्य 57 वर्ष का अंतर है। और ईस्वी संवत और शक संवत के मध्य 78 ईयर का अंतर है। रोहतक और सुनेत किसके टकसाल केंद्र थे? तो ये योधेय जनपद के टकसाल केंद्र थे। योधेय गण का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि ने इसे क्षत्रिय तथा आयुधजीवी संघ के अंतर्गत रखा। महाभारत के अनुसार बहुधान्य प्रदेश जो आधुनिक हरियाणा का जो क्षेत्र है के रोहतक में उसकी राजधानी थी। बहुधान्यक योध्या नाम
लेखांकित मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। इनकी मुद्राएं सहारनपुर से मुल्तान तक प्राप्त हुई है, जिन पर योधेय गणेश जय व पृष्ठ तल पर ब्राह्मण देव से तद्रम लेख अंकित है। जोया बीर, भवालपुर, सोनपत, करनाल, इनके सिक्कों के ढेर मिले हैं। पुरातत्व प्रयासों से 1000 के लगभग मुहर ढालने के सांचे खोकरपोट से प्राप्त हुए हैं। सुनेत से भी सिक्के ढालने के सांचे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ जैन लेखक और उनकी रचनाएं दी गई है। धनपाल की जो रचना है वो है तिलक मंजरी। हरिभद्र की जो रचना है वो है समराइच का। सोमदेव की जो रचना है वो है यश तिलक चंपू। और उद्धोतन सूरी की जो रचना है वो है कुवल्य माला। तो 1 में 3, 2 में 2, 3 में 4 और 4 में 1। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें सबसे प्राचीन जो लेखक है वो थे शूद्रक। के बाद नंबर आता है भवभूति के बाद नंबर आता है राजशेखर और राजशेखर के बाद नंबर आता है हर्ष। ये चारों ही काल क्रम अनुसार ही सुमेलित है। निम्नलिखित को सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इनमें जो सबसे प्राचीन है वो है ऋग्वेद के बाद त्रिपिटक लिखे गए थे, ये जो बौद्ध काल में लिखे गए थे। और इंडिका और अर्थशास्त्र ये दोनों मौर्य काल के हैं, जिनमें पहले अर्थशास्त्र लिखा गया था और उसके बाद इंडिका लिखी गई थी। तो ब, द, स और ए 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों को उनके लेखन से मिलाइए। बाण भट्ट की जो रचना है वो है हर्षचरित। कालिदास की जो रचना है वो है रघुवंशम। कल्हण की रचना राजतरंगिणी और कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त्य माल्यादा। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उल्लेखित साहित्य रचनाओं का सही काल क्रम व्यवस्थित कीजिए। इनमें अष्टाध्यायी है जो सबसे प्राचीन है। अष्टाध्यायी के बाद में बुद्ध चरित के बाद में मेघदूत और मेघदूत के बाद में सबसे जो आधुनिक है वो है कथा सरित सागर। ए ब द और स 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का उपलब्ध सर्वप्राचीन रचना है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। कनिष्क कालीन बौद्ध चरित, सौंदरानद व सारिपुत्र प्रकरण नामक रचनाएं लिखी। मेघदूत गुप्त कालीन प्रसिद्ध रचना कवि कालिदास द्वारा 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी का गीत काव्य है। कश्मीर के विद्वान सोमेश्वर ने 11वीं शताब्दी में कथा सरित सागर की रचना की थी। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का सही काल क्रम क्या है? तो इनमें 4 यात्रियों के नाम दिए गए हैं, फाहियान, मेगास्थनीज, वेनसांग और अल-ब्रूनी। मेगास्थनीज का संबंध मौर्य काल से है, तो ये सबसे प्राचीन होंगे। उनके बाद फाहियान जो है वो गुप्त काल में आए थे। गुप्त काल। फाहियान के बाद 3रा नंबर आता है वेनसांग है जो हर्ष के काल में आए थे। वर्धन वंश हर्ष काल 5वीं-6वीं शताब्दी आई। और अल-ब्रूनी जो महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे। अल-ब्रूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में 1017 से 1018 ईस्वी में। तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन है वो सबसे प्राचीन, पहले मेगास्थनीज के बाद फाहियान के बाद वेनसांग और अल-ब्रूनी। 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 3 और 4 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत प्रकाश के लेखक
कौन है? तो प्राकृत प्रकाश के लेखक जो है वो है वररुचि। वररुचि कृत प्राकृत प्रकाश प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन विद्वान हरिभद्र सूरी के द्वारा की गई थी? तो वो है सम्रादित्य कथा। सम्रादित्य कथा हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया एक जैन ग्रंथ है। हरिभद्र सूरी की अन्य रचनाएं और देख लेते हैं। समराइज कहा, सम्रादित कथा, कथाकोश प्रकरण जिनेश्वर सूरी की रचना। धूर्ताख्यान, पुराणों का खंडन, अनेकांत विजय, धर्म बिंदु। समराइज कहा में भारतीय व्यापारियों द्वारा कठा द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंग युंग ने गांधार की यात्रा लगभग कब की थी? तो ये की थी 515 ईस्वी से 522 ईस्वी के मध्य। 1 नंबर ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। सुंग युंग 518 ईस्वी के आसपास भारत की यात्रा की। इसने हुण शासक एठा मीरकुल की राजधानी गांधार बताई तथा मीरकुल को कश्मीर के शासक के साथ युद्धरत बताया। इसने पुरुष पूर्व नगरहार तक की यात्रा की। सुंगयुग के साथ ही फिनसंग नामक बौद्ध विद्वान को भी चीन के उत्तरी वेई वंश की साम्राज्ञी ने ग्रंथ संकलन हेतु भारत भेजा था। किस यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वो है भगवत गीता। भगवत गीता जिसे 1784 ईस्वी में विल्किंसन ने संस्कृत से अंग्रेजी में पहले प्रत्यक्ष अनुवाद के रूप में भगवत गीता का अनुवाद किया। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ जो है भगवत गीता है तथा 1787 में हितोपदेश का अनुवाद किया। 1789 में सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत आया? तो इनमें मेगस्थनीज है जो सबसे पहले भारत आए थे। ये आए थे मौर्य काल में। फायान आए थे गुप्त काल में। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आए थे, इटली के थे। इन्होंने रुद्रमा देवी का वर्णन किया था। तो इनमें सबसे पहले भारत आने वाले मेगस्थनीज हो गए। मेगस्थनीज 304 से 299 ईसा और चंद्रगुप्त मौर्य के समय। फायान 399 से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ह्वेनसांग 629 से 645 हर्षवर्धन के समय। इत्सिंग 672 693 94 महमूद गजनवी के समय। मार्को पोलो 1288 से 1293 में पांड्य मारवर्मन कुलशेखर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्जेंडर कानिगम के ने किस के पद चिन्हों पर चलते हुए पुरातात्विक खोजबीन की थी? तो वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? महावंश, दीपदान, दिव्य वेदान, मिलित बनो। तो दिव्य वेदान जो है वो है संस्कृत में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। नैतिक उपदेशों के साथ लिखी गई अवदान कथा की श्रेणी में अवदान शतक 2वीं शताब्दी और दिव्य वेदान 4th शताब्दी प्रमुख है, जिसमें बुद्ध व मौर्य सम्राट अशोक से जुड़ी कथाएं संकलित है। बाद के महायान विचारक नागार्जुन, वसुबंधु, आर्यदेव, बुद्ध पालित और तिन्नांग की रचनाएं संस्कृत में है। दिव्य वेदान में परवर्ती शासकों, मौर्य शासकों व पुष्यमित्र मित्र शुंग का वर्णन है। निम्नलिखित में से प्रमुख 4 वर्णों के स्तर व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकार में स्पष्ट रूप से भेद किया गया है। तो यह धर्मसूत्र में भेद किया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धर्मशास्त्र के अंदर धर्मसूत्र भी आते हैं, स्मृतियां भी आती है, धर्मसूत्र भी आते हैं, स्मृतियां भी आती है, स्मृतियों पर टीकाएं भी आती है और निबंध भी आते हैं। तो ABCD 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। धर्म ग्रंथों को 3 समूह में बांटा जा सकता है। प्रथम 2 धर्मसूत्र तथा स्मृति कहलाते हैं।
जिनकी रचना क्रमशः 500 से 200 ईसा पूर्व तथा 200 ईसा पूर्व से 900 ईस्वी तक की गई है। तृतीय समूह के अंतर्गत टीका, जिसे संक्षिप्त व्याख्या कहा गया है, भाष्य, वृत्त व्याख्या, निबंध, शास्त्रों का सारांश, निष्कर्ष, संग्रह, विभिन्न शास्त्रों का संकलन रखा गया है, जिनका रचना काल 9वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इनमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मापदंडों का संदर्भ है, यह तो सही है। इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, विभिन्न जातियों का संदर्भ है या नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देश, धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है। इसमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे, यह भी बात सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार के बीच में संघर्ष को धर्मशास्त्र में देखा जाता है। वे समाज जो को 4 वर्ण में तो बांटते हैं, किंतु अनेक जातियों का भी उल्लेख करते हैं, जिनकी उत्पत्ति अंतर्वर्णीय विवाह के परिणाम स्वरूप वर्ण संकर के रूप में बताई जाती है। इसमें देश, धर्म व कुल धर्म का भी संदर्भ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी गुप्त चंद्रम नामक नाटक का लेखक किसे माना जाता है? तो देवी गुप्त चंद्रम जो नाटक है वो है विशाख दत्त का। स्रोत सूत्र का संबंध है यज्ञ से। कल्प सूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र तथा धर्म सूत्र। कुछ विद्वानों ने शूल सूत्र को कल्प वेदांग के 4थे भाग में प्रतिपादित किया, पर वस्तुतः उसे स्रोत सूत्र के अंतर्गत ही मानना चाहिए। स्रोत सूत्र क्या है? स्रोत सूत्र से तात्पर्य श्रुति अथवा वेदों से संबंधित यज्ञ भाग। वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण स्रोत सूत्रों में मिलता है। शूल सूत्र का अर्थ है नापने की डोरी। इनमें यज्ञ वेदियों को नापने, उनके स्थान चयन इनमें यज्ञ वेदियों को नापने, उनके स्थान चयन, निर्माण का वर्णन है। वैदिक ज्यामिति, रेखा गणित का प्रारंभ शूल सूत्र से ही माना जाता है। ग्रह सूत्र, स्मृत सूत्र, इसमें उत्तरदायित्व, दैनिक उपासना, यज्ञ संस्कार आदि के नियम है। गृहस्थाश्रम संबंधी कर्म कांडों का वर्णन भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़व्यों की रचना किसने की थी? तो गौड़व्यों के जो रचना की थी वो की थी वाक्यपति राज ने। गौड़व्यों की रचना वाक्यपति राज ने की थी, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज शासक यशोवर्मन 728 से 745 का शासनकाल था के इतिहास की जानकारी का सर्व प्रमुख स्रोत उसके दरबारी कवि वाक्यपति द्वारा प्राकृत में लिखित गौड़व्य काव्य है, जिसका वर्णनीय विषय है विजयोपरांत गौड़ राज का यशोवर्मन द्वारा वध। इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया था? तो इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो वो अथर्ववेद में किया गया था। अथर्ववेद, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्द इति, ऐसा ही है, निश्चित रूप से, वह आस था, ऐसा ही निश्चित रूप से था से मिलकर बना है, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शोध या गवेषणा से प्राप्त ज्ञान। हिस्टरीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस 484 से 425 ईसा पूर्व ने अपनी रचना द हिस्ट्रीज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीन पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षर ताड़पत्र पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ताड़पत्र को बिना किसी अन्य आकार में लाए उसके मूल स्वरूप में ही प्रयोगिता की जाती थी। तो
नीचे दिए गए प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ए ऑप्शन है जो सही होगा, क्योंकि ताड़पत्र को बिना किसी अन्य आकार में लाए मूल स्वरूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। प्राचीन तालपत्र पांडुलिपियां। चीन में कागज का आविष्कार 30 शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था। प्राचीन भारत की पांडुलिपियां अधिकांशतः तालपत्रों पर लिखी गई है। पांडुलिपियों के निर्माण की विधि को संस्कृत में तालपत्र तथा तमिल में ओलई कहा जाता है। तालपत्र के लिए खजूर और ताड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले चुने हुए ताड़ के पत्तों को उचित आकार में काट लिया जाता है, फिर इसके बाएं मध्य दाहिने शीर्ष पर छेद किया जाता है। पांडुलिपि को शलाका, एक नुकीली कलम की तरह वस्तु से पत्ते पर उत्कीर्ण किया जाता है। पांडुलिपि के पृष्ठों की संख्या अधिकतर ऊपर के दाहिने हाशिए में अंकित होती थी। प्राचीन भारत की पांडुलिपियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह प्राय ताड़पत्र से बनाई जाती थी, तो यह तो सही है। इन पांडुलिपियों में केवल पंख खजूर ताड़ का प्रयोग किया जाता था, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा केवल एक सही, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी कागज की पांडुलिपि कहाँ से मिलती है? तो सबसे पुरानी पांडुलिपि है वो तो कश्मीर से मिलती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कश्मीर है नहीं, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ गुजरात है जो राइट आंसर होगा। कागज पर लिखित प्राचीनतम पांडुलिपि भारत में कश्मीर से प्राप्त हुई है, जो शतपथ ब्राह्मण की है 1089 ईस्वी। कागज पर लिखित एक अन्य पांडुलिपि गुजरात से प्राप्त हुई है 1223 से 24 ईस्वी। भारत में कहाँ पर भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो मिलते हैं श्रृंगवेरपुर से। कागज की खोज से पूर्व लिखने का कार्य भोजपत्र पर किया जाता था। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले इस वृक्ष का संस्कृत नाम भुर्ज, अंग्रेजी नाम हिमालयन ब्रिज और वैज्ञानिक नाम बेटुला यूटिलिज है। भारत से भोजपत्र के प्राचीनतम साक्ष्य श्रृंगवेरपुर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जातक कथाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, तो यह बात सही है। ये संस्कृत में लिखी गई है, नहीं, संस्कृत में नहीं लिखी गई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है जो केवल ए सही है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जो कि पाली भाषा में है। त्रिपिटक शब्द का प्रथम प्रयोग रिच डेविड की बुद्धिस्ट इंडिया में मिलता है। व्यूलर महोदय के अनुसार पिटक का अर्थ टोकरी है। बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत मुख्यतः इन्हीं त्रिपिटकों में संग्रहित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटकों के पाली, चीनी व तिब्बती संस्करण उपलब्ध है। जातक कथाएं, सुत्त पिटक के खुदक निकाय में जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की 547 काल्पनिक कथाएं हैं। कुछ पुस्तकों में यह संख्या 549 से 550 मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथा क्या है? व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र निर्देशन शास्त्र का अनुपम उदाहरण है। इस ग्रंथ का अनुवाद 50 से अधिक भाषाओं में किया जा चुका है। पंचतंत्र का अनुवाद प्रारंभ में मूलतः पहलवी में किया। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीलाबादनमा कहलाता है। दक्षिणी पंचतंत्र के प्रतिनिधि ग्रंथ नेपाली पंचतंत्र व हितोपदेश है। तंत्राख्यायिका व उसके जैन आख्यान को आधुनिक पंचतंत्र का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। कथा परक तथा गद्यात्मक इस रचना में 3 राजकुमारों को नीति तथा राज्य शास्त्र का ज्ञान दिया गया है। पंचतंत्र की रचना अमरकीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के लिए की गई थी। इसके 5 तंत्र है: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अप्रेक्षित कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो गया, तो वो पंचतंत्र ही है। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मा द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है किंतु उसके अंश परवर्ती पुस्तकों में मिलते हैं? तो वह मैगजीन्स की इंडिका। किताबुल हिंद का लेखक कौन था? अल बरूनी। इत सिंह कितने चीनी भिक्षुओं का संक्षिप्त वर्णन करता है जिन्होंने 7वीं सदी ईस्वी में भारत का भ्रमण किया था? 56 चीनी भिक्षुओं का वर्णन करता है। अशोकवदना का रचना काल है द्वितीय शताब्दी। किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? तो जॉन मार्शल के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का द्वितीय चरण सर जॉन मार्शल युग 1902 से 1944 के नाम से जाना जाता है। वे 1902 से 1928 तक एएसआई के महानिदेशक रहे। इन्होंने उत्खनन तथा परीक्षण में स्पष्ट नीति अपनाते हुए वैज्ञानिक रीतियों में उत्खनन पर बल दिया। इनके अधीन 1906 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्थायी बना दिया गया। इसी समय जयपुर, ग्वालियर, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतों ने अपने अपने पुरातत्व विभाग स्थापित किए। जॉन मार्शल के अधीन तक्षशिला का उत्खनन कार्य किया गया। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा तथा 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य करवाकर प्राचीन सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेषों को प्रकाश में लाया गया। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स, दीक्षित, हारग्रीव्स ने उत्खनन में सहयोग दिया। दयाराम साहनी प्रथम भारतीय थे जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए 1931 में। भारत में विधिवत रूप से उत्खनन कार्य प्रारंभ करने का श्रेय जॉन मार्शल को ही जाता है। निम्नलिखित में से किन पुराणों के को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा? तो वह मत्स्य पुराण और वायु पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन व प्रामाणिक है। इसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन आचार्यों तथा ब्रह्मक्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण को इनके रचयिताओं ने पुरातन इतिहास कहा है। निम्नलिखित में से फायान, ह्वेनसांग व इत सिंह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इन तीनों ने अपने संस्मरण लिखे तथा जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। ये बात तो सही है। तीनों भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और यहाँ की भाषाएं सीखी। ये बात भी सही है। तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया। तो तीनों ने सारे देश का भ्रमण नहीं किया था, तीनों ने अलग अलग जगहों का भ्रमण किया था। फायान व इत सिंह जिन राज्यों में गए उन्होंने उनके शासकों का उल्लेख नहीं किया, किंतु ह्वेनसांग ने अपने संरक्षक हर्ष के विषय में पर्याप्त वर्णन किया है। तो ये बात भी सही है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन है जो एक गलत हो जाएगा। फायान, ह्वेनसांग, इत सिंह तुलनात्मक तीनों बौद्ध भिक्षु थे, अतः उनकी यात्रा का दृष्टिकोण पूर्णतः धार्मिक था। फायान भारत में स्थल मार्ग से आया परंतु जाते समय जल मार्ग का अनुसरण किया। ह्वेनसांग मध्य एशिया से स्थलीय मार्ग सिल्क रूट से भारत आया और इसी मार्ग से का अनुसरण करते हुए पुनः लौटा। इत सिंह दक्षिणी के समुद्री मार्ग से भारत आया तथा ताम्रलिप्ति से होकर समुद्री मार्ग के द्वारा ही पुनः लौट गया। फायान व इत सिंह ने मुख्यतः उत्तर भारत तथा ह्वेनसांग ने सुदूर दक्षिण को छोड़कर प्राय संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। फायान की यात्रा मध्य एशिया, उत्तरी भारत तथा श्रीलंका में बौद्ध धर्म की गुप्तकालीन समृद्धि को प्रकाशित करती है, परंतु अन्य विषयों में उसके विवरण शिथिल है। ह्वेनसांग यात्रा का विवरण तो सही मायने में हर्षकालीन भारत का गजेटियर R.K. मुखर्जी के अनुसार ही है। इत सिंह का यात्रा विवरण ह्वेनसांग के समान विस्तार पूर्ण और विशद नहीं है, तथापि फायान के विवरण जितना अवश्य है। फायान, ह्वेनसांग व इत सिंह क्रमशः 14, 16 तथा 16-17 वर्ष भारत यात्रा पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यों के लिए विषय वस्तु महाभारत से ली? तो भारवी, कुमारदास, माघ और क्षेमेंद्र। तो भारवी, माघ और क्षेमेंद्र ने अपने काव्य
काव्यों के लिए विषय वस्तु महाभारत से ली थी, लेकिन कुमारदास ने महाभारत से नहीं ली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ए, सी और डी ये तीनों सही हो जाएंगे। ए, डी और सी, ए, डी और सी 2 नंबर ऑप्शन। कुमारदास कृत जानकी हरण 8वीं सदी ईस्वी, भट्टीकृत भट्टी काव्य रावणवध, भवभूतिकृत महावीर चरित, मालती माधव, कालिदास कृत रघुवंशम रामायण के कथनक पर आधारित रचनाएं हैं। रामायण के कथनक पर आधारित रचनाएं। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ कृत शिशुपाल वध, श्रीहर्ष कृत नेषद चरित्रम, भारवी कृत कीर्तार्जुनियम व क्षेमेंद्र कृत भारत मंजरी महाभारत के कथानक पर आधारित रचनाएं हैं। चरित्र साहित्य और उनके लेखकों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। गौड़व वाक्यपति, गौड़व वाक्यपति का यह सही है। विक्रमादेव चरित विलन यह भी सही है। भोज प्रबंध पद्म गुप्त, तो पद्म गुप्त नहीं है, यहाँ आएगा श्री वल्लाल, श्री वल्लाल। और कुमार पाल चरित जय सिंह ये भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो गलत है, जो इसका आंसर हो जाएगा। भोज प्रबंध श्री वल्लाल कृत रचना है। पद्म गुप्त परिमल कृत नवसाहसिक चरित परमारवश की जानकारी का सर्व प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल नहीं है? महाभाष्य पाणिनि, महाभाष्य पाणिनि के नहीं है। महाभाष्य जो पंतजलि का है, महाभाष्य पंतजलि के द्वारा लिखा गया है। मालिक अग्निमित्र कालिदास का है, ये सही है। प्रियदर्शी का हर्ष का है, और मुद्रा राक्षस है जो विशाख दत्त का है। तो ये एक गलत हो गया, इसका आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। महाभाष्य पंतजलि की रचना है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वैदिक साहित्य धर्मसूत्र, यह तो सही है, धर्मसूत्र का संबंध वैदिक साहित्य से है। पुराण मनवंतर यह भी सही है। बौद्ध साहित्य मंजूश्री मूल कल्प यह भी सही है। और पाणिनि महाभाष्य, तो ये ऑप्शन है जो गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? यह एक शिलालेख है? नहीं, प्रशस्ति शिलालेख नहीं। यह एक तांबे की तस्तरी है? नहीं। यह धातु की तस्तरी पर एक राजसी चार्टर है? नहीं। प्रशस्ति जो होती है वो राजा की स्तुति की गई होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है? स्ट्रेबो, पिलिनी, नियाकर्स या टेसियस? तो सिकंदर से पूर्ववर्ती जो है वो है टेसियस। यूनानी यात्री सिकंदर से पहले के यूनानी इतिहासकार स्काइलैक्स, हिकेटियस, मिलेटस, टेसियस ईरानी, हेरोडोटस। सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी यात्री नियाकर्स, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी मेगस्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस, पेट्रोक्लीज और पोलिबियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मिलाप नहीं करता? प्लिनी ने नैसर्गिक इतिहास, तो ये सही है। टोलमी भूगर्भ शास्त्र, ये भी सही है। कोस्मस ईसाई भूतर विज्ञान, ये भी सही है। स्ट्रेबो एरिथ्रियन समुद्र का पौध भ्रमण, तो ये इसका जो गलत हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन से लाल सागर की समुद्री यात्रा, यह अज्ञात ग्रीक नाविक की रचना है। हमने पहले दिन शुरुआत यहीं से की थी। स्ट्रेबो ने ग्रीक भाषा में जियोग्राफी भूगोल की रचना की थी। भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? स्काइलैक्स, एरिस्टोटल, मेगस्थनीज या
निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यह था स्काईलैक्स। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्काईलैक्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यह ईरानी शासक दारा प्रथम का यूनानी सेनापति था। हेरोडोटस के अनुसार दारा ने इसे सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। यह प्रथम ज्ञात यूनानी है जिसने सिंधु प्रदेश तक भारत विषय का विवरण दिया, जो डियोडोरस आदि परवर्ती लेखकों के उद्धरण में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भगवत गीता सम्मिलित है, भागवत सम्मिलित नहीं है, ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित है और उपनिषद भी सम्मिलित है। तो भागवत है जो सम्मिलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ है। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 है जो आधारित माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित भी कहा जाता है, जो प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश में है। ये मूल रूप से जैन तीर्थंकरों की हेजियोग्राफी संत चरित लेखन है। इनमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, कालिका पुराण प्रमुख है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में जिनसेन द्वारा रचित हरिवंश पुराण अष्टनेमी में कौरव, पांडव, कृष्ण, बलराम आदि की कथाओं को जैन संस्करण में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? नियाकर से आया था, ओनेसिक्रिटस आया था, अरिस्टोबुलस आया था। डाइमैक्स है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बल्कि ये सिकंदर के बाद में भारत आया था। डाइमैक्स सिकंदर के साथ भारत नहीं आया। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमैक्स नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो युनतु। प्राचीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख युनतु तथा थियानतु के नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फायान 399 से 414, तो यह तो सुमेलित है। वेनसांग 629 से 645, यह भी सुमेलित है। इत्सिंग 679 से 695, यह भी सुमेलित है। अल मसूदी 997, तो 997 नहीं है, वो 915-16 में आए थे, 915-16 में। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन है जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का नाम क्या है? तो वो नाम है तिरुमुराय। शैव संतों के लेखन के संग्रह तिरुमुराय को 5वां वेद भी समझा जाता है। तिरुमुराय तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों या भजनों का 12 खंड संकलन है। वेदों तथा शैव आगमों के साथ तिरुमुराय तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अष्टाध्यायी है जो पाणिनि का ग्रंथ है। महाभाष्य पतंजलि का है। निरुक्त जो यास्क का है और वार्तिक कात्यायन का है। तो 1 में 4, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 2, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य, पतंजलि, निरुक्त, यास्क और वार्तिक कात्यायन का। कल्याण की राज तरंगिणी की एक इतिहास की पुस्तक गौडव्यूह लिखी थी वाक्यपति के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारवी का कीर्तार्जुनीयम, हर्ष नागानंद, कालिदास कालिदास का मालिकाग्निमित्र और राजशेखर का कर्पूर मंजरी। तो एक में 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3 और 1, 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारवी कीर्तार्जुनीयम, हर्ष नागानंद, कालिदास मालिकाग्निमित्रम, राजशेखर कर्पूर मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कालिदास रघुवंशम ये सही है, भास स्वप्नवास तथा ये भी सही है। सुबंधु कादम्बरी, कादम्बरी है जो सुबंधु की नहीं, कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। और हर्ष रत्नावली ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है, वहीं सुबंधु ने वास तथा नाल्यधारा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? मर्चकटिकम, मर्चकटिकम शूद्रक, मर्चकटिकम शूद्रक ये तो सही है। बुद्ध चरित वसुबंधु, तो बुद्ध चरित है जो वसुबंधु का नहीं है, बुद्ध चरित है जो है अश्वघोष का, अश्वघोष रचित है। तो 2 नंबर तो इसका गलत है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ये भी सही है, ये भी सही है। और हर्षचरित बाण भट्ट ये भी सही है। तो इसके ए से और द 3 ऑप्शन सही हो गए। ए से और द 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बुद्ध चरित है वो जो अश्वघोष रचित महाकाव्य है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। वराहमिहिर, वराहमिहिर की जो रचना है वो है व्रत संहिता। विशाख दत्त की जो रचना है वो है देवी गुप्त चंद्रम। शूद्रक की जो रचना है वो है मृच्छकटिकम। और विल्हण की रचना है प्रबंध चिंतामणि। 1 में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1। तो इसका राइट आंसर हो गया 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष की नहीं, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर। मालिक अग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और सौंदर्यनद अश्वघोष। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सर्ववर्मा का तंत्र, शूद्रक मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और कल्हण की राज तरंगिनी। तो 1 में 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पूर्व मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? प्रसिद्ध विधिवेता कौन थे? तो विज्ञानेश्वर थे, हेमाद्रि थे और जिमुतवान थे। राजशेखर जो प्रसिद्ध विद्वेता नहीं थे। ए बे और द 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इधर पुस्तकें दी गई है, इधर उनके लेखक दिए गए हैं। काव्य दर्श है जो दंडिका है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि का है। महाभाष्य पतंजलि का है और तंत्रलोक अभिनव गुप्ता का है। तो 4, 3, 2, 1,
4, 3, 2 और 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा। उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। तो हस्तिनापुर का अगर सांस्कृतिक क्रम पूछा गया तो इसमें सबसे पहले आता है OCP काल, उसके बाद आएगा PGW काल, उसके बाद आएगा NBP मर्तभांड काल और सबसे लास्ट में आएगा कुषाण काल। तो 3, 4, 2, 1, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो गया। ऊपरी घाटी के पुरातात्विक स्थलों को हस्तिनापुर प्रतिनिधि स्थल माना गया है। उत्खनन में प्राप्त नीचे से ऊपर का सांस्कृतिक विन्यास निम्न प्रकार है। प्रथम स्तर 1200 ईसा पूर्व गहरे रंग के मर्तभांड OCP। द्वितीय स्तर 1100 से 800 ईसा पूर्व चित्रित धूसर मर्तभांड PGW काले छापेदार लाल छापेदार मर्तभांड। मिट्टी के गिलाबों पर बने मकान, दीवारों पर मिट्टी का लेप, फूस की छत, ताम्र उपकरण, ऊपरी सतहों पर लोहे से निकली राख, कांच की चूड़ियां, पशु मृण मूर्तियां, हड्डी निर्मित सुई, जले अनाज, घोड़े, सुअर व मवेशी की हड्डियां। द्वितीय व तृतीय स्तर के मध्य भीषण बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। तृतीय स्तर 600 से 300 ईसा पूर्व उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभांड NBPW पक्की ईंटों के मकान, नालियां आदि। लोह तिराग्र, छेनी तथा हंसिया, आहत व अनुत्कीर्ण सिक्के, मानव व हाथियों की मृण मूर्तियां। इस स्तर का विनाश भयंकर अग्निकांड से हुआ था। चतुर्थ स्तर 200 ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभांड, लोहित मृतभांड, छापे व रूपांकन, काले लाल पर काले रंग के मृतभांड, फर्श के लिए वर्गाकार ईंटें, कांटी, कुल्हाड़, हंसिया आदि लोह उपकरण, सांचे में ढली मृण मूर्तियां, बसहा बेल, मनोती कुंड, बोधिस्थव मैत्रेय की पक्की मिट्टी की सिर विहीन मूर्ति, मथुरा के दंतवशी शासकों के सिक्के, कुषाण वासुदेव का नकली सिक्का। इस मौर्योत्तरकालीन स्तर के 7 प्रस्तर चिन्हित किए गए हैं। पंचम स्तर 11वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी लोहित चमकीले मृतभांड, पुष्पीय चित्रांकन युक्त ईंटों का पुनः उपयोग, पार्वती व वीरेश्वर देव की पाषाण प्रतिमाएं, तुर्क शासन बलबन का एक सिक्का जो पंचम स्तर में मिला है। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण मिलता है वो इराक से मिला है। कहाँ से मिला है? इराक से। हिंद आर्य भाषा, यह आर्य संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हिंद आर्य भाषा के प्राचीनतम नमूने 2200 ईसा पूर्व इराक के अगेड वंश के पटिया पर लिखे मिले हैं। इसमें अरिसेन तथा सोमसेन नामक नाम मिलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जाली प्रकार की उत्खनन ये की थी IEM व्हीलर द्वारा। स्तर विन्यास का सिद्धांत दिया था थॉमस जेफरसन ने। रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति का आविष्कार किया था FW लीवी ने और त्रिआयामी मापन पद्धति दी थी प्रिंट रिवर्स पद्धति। तो 2, 3, 4 और 1 2, 3, 4 और 1 इसका 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बम्बई में। निम्नलिखित पुरातत्व वेदों को उनके काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें सबसे पहले आते हैं जेम्स प्रिंसेप जो 1709 से 1840 तक का इनका जीवन काल रहा था। दूसरे नंबर पर जेम्स फर्ग्यूसन का जन्म हुआ था 1808 में। तीसरे स्थान पर आते हैं एडवर्ड थॉमस का जन्म हुआ था 1814 ईस्वी में। और चौथे स्थान पर आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म हुआ था 1821
78 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप आएंगे, उसके बाद जेम्स फर्ग्यूसन, फिर एडवर्ड थॉमस और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विलियम जोन्स का संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से है। जेम्स प्रिंसेप का जो संबंध है सिंधु घाटी की लिपि पढ़ने का इन्होंने प्रयास किया था। कनिंघम का संबंध भारतीय सिखों से है और सर जॉन मार्शल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसका 1 में 4, 3, 2 और 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका राइट आंसर। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जेम्स प्रिंसेप सिंधु घाटी लिपि का उद्वाचन, कनिंघम भारतीय सिक्के और सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता। निम्नलिखित यात्रियों को उनके आगमन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बर्नियर, इब्न बतूता, वेनसांग और विलियम हजेज। तो इनमें सबसे पहले वेनसांग आए थे, दूसरे नंबर पर इब्न बतूता, तीसरे नंबर पर बर्नियर और चौथे नंबर पर विलियम हजेज। CBA और D, CBA और D, 1 नंबर ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में इनका चयन कीजिए। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, उसके बाद त्रिपिटक और इंडिका और अर्थशास्त्र दोनों मौर्य काल के हैं, लेकिन अर्थशास्त्र पहले और इंडिका जो सबसे बाद में आएगा। तो 1 नंबर ऋग्वेद, 2 नंबर त्रिपिटक, 3 नंबर अर्थशास्त्र और 4 नंबर इंडिका। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को कालानुसार क्रम में रखें और नीचे दिए गए कूट संकेत में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें सबसे पहले मेगस्थनीज, मेगस्थनीज के बाद में फायान, फायान के बाद में हवेनसांग और हवेनसांग के बाद में अलब्रूनी आएंगे। 1 नंबर में मेगस्थनीज, 2 नंबर है जो फायान, 3 नंबर हवेनसांग और 4 नंबर अलब्रूनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, इनकी इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया तथा अपना यात्रा वृत्तांत फोक्योकी के नाम से लिखा। हवेनसांग चीनी यात्री हर्ष के शासनकाल में भारत आया तथा CU के नाम से यात्रा वृत्तांत लिखता है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया तथा तहकीक हिंद भारत की खोज नामक ग्रंथ लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 के सुमेलित बिठाइए और प्रदत्त कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जुड़वा टीला प्रणाली जो हड़प्पा सभ्यता से मिली थी, विद्युत का संबंध ऋग्वेद से है, क्रम का सिद्धांत यह ब्राह्मणवाद में मिलता है और सप्तांक सिद्धांत ये अर्थशास्त्र में मिलता है। तो 2, 1, 4 और 3 इसका राइट ऑप्शन हो आंसर हो जाएगा। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जुड़वा टीला प्रणाली हड़प्पा, विद्युत ऋग्वेद, कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणवाद और सप्तांक सिद्धांत अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये प्रथम चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को आज पूरा कर लिया है और अब कल से प्राग ऐतिहासिक काल जैसे पाषाण काल का गया वो शुरू किया जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए पाषाण काल। और ऐसे ही आगे वीडियो और देखने के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।